हेलो दोस्तों, मैथ्स करनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटीएट साइंस के अंतर्गत बल और दाब के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम बल किसी वस्तु पर लगने वाले आकर्षण यानी खिंचाव या अभिकर्षण मतलब धक्का देना को बल कहते हैं। यानी कि किसी वस्तु पर लगने वाले आकर्षण और अभिकर्षण बल को बल कहते हैं। वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण ही होती है। वस्तुओं को गति है ना, वो बल के कारण ही उत्पन्न होती है। बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। यानी बल लगने के लिए कोई दो वस्तु उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है, तभी बल लगता है। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। जैसे एक संदूक को दो व्यक्तियों द्वारा एक ही दिशा में धक्का देना तो दोनों व्यक्तियों का बल है वो जुड़ जाता है। और जब किसी वस्तु को दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो कुल बल या नेट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी कि दो बल है वो किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उनका कुल बल है वो उनके अंतर के बराबर होता है। जैसे एक संदूक को दो व्यक्तियों द्वारा विपरीत दिशा से धक्का देना और रस्साकशी खेल में दो व्यक्तियों द्वारा विपरीत दिशा में रस्सी को खींचना। बल की प्रबलता प्राय इसके परिमाण से मापी जाती है। एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा या बराबर भी हो सकते हैं। बल की प्रबलता इसके परिणाम से मापी जाती है। एक बल है वो दूसरे बड़ा या छोटा या बराबर हो सकता है। किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं। वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। यानी कि एक वस्तु पर एक से अधिक बल लग सकते हैं। ठीक है, और वस्तु इनका प्रभाव वो नेट बल के कारण ही होता है। यानी कि कुल बल के बराबर ही होता है। बल द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे देखो, एक बल्लेबाज द्वारा गेंद को मारते हैं तो गेंद को गति दी जाती है। ठीक है, फुटबॉल खेलते समय खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक लगाना, इसमें फुटबॉल को दूसरे खिलाड़ी के पास से मतलब भेजा जाता है। और बल्लेबाज द्वारा मारी गई गेंद को क्षेत्ररक्षक द्वारा गेंद को रोकना तो उसके गेंद को गति को रोका जाता है क्षेत्ररक्षक खिलाड़ी द्वारा। तो उसकी मतलब अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है गति की अवस्था में। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था भी कहते हैं। जब कोई वस्तु विराम अवस्था हुई है तो उसको शून्य चाल अवस्था भी कहते हैं। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में हो सकती है। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं होती है। मतलब किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। जैसे किसी वस्तु को कोई जैसे भाई गुब्बारा है तो बल लगा जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है बल के द्वारा। अब देखो, संपर्क बल और असंपर्क बल में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, संपर्क बल कौन कौन से होते हैं और असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं। संपर्क बल किसे कहते हैं कि जब पेश या किसी वस्तु के संपर्क में हो तो उसे संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, संपर्क बल के अंतर्गत देखो, एक सर्वप्रथम पेशीय बल। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए हमारा शरीर वस्तु के संपर्क में होना चाहिए, तभी तो पेशीय बल लगेगा। ठीक है, अन्यथा नहीं। पेशीय बल सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाते, जिससे हमारे शरीर की गति अथवा मुड़ना भी शामिल है। जैसे हमारे शरीर की गति करना होता है, मुड़ना होता है, चलना होता है, इसमें सभी शामिल हैं। पशु भी पेशीय बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे भोजन का नाव से आगे जाना, ये पेशियों के द्वारा ही आगे जाता है। और श्वास क्रिया में श्वास लेना और छोड़ना, अब शरीर के अंदर जो मांसपेशी है ना, उसके द्वारा ये श्वास लेना और छोड़ा जाता है। ठीक है, अब दूसरा है घर्षण बल। ये भी क्या है? संपर्क बल है। ये भी एक संपर्क बल है। ये वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, घर्षण बल। अब ये संपर्क बल, यानी कि संपर्क बल है तो पेशीय बल होता है घर्षण बल। दो होते हैं संपर्क बल। ये संपर्क बल में चुंबकीय बल समान दूरी प्रतिकर्षण करते हैं और असमान दूरी आकर्षण करते हैं। ये चुंबकीय बल में होते हैं। ठीक है, दो ध्रुव जो कि समान ध्रुव है जो करते हैं प्रतिकरण और असमान ध्रुव करते हैं आकर्षण। स्थिर विद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ये एक आकर्षण बल है जो हर समय वस्तुओं पर बगैर हमारी जानकारी के भी लगता रहता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो कि मतलब प्रति वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। अब घर्षण बल है, उसके बारे में देखो। घर्षण बल लगाए गए बल का विरोध करता है। यानी कि घर्षण बल है वो जो कि लगाए गए बल का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक होता है, चिकनी सतह पर घर्षण बल कम या नगण्य होता है। जैसे देखो, केले पर पैर रखने पर व्यक्ति फिसल करके नीचे गिर जाता है, तो क्योंकि केले के छिलके पर घर्षण बल होता है कम। अर्थात वस्तु की गति का विरोध करने के लिए उस पर एक विपरीत बल कार्य करता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। वायु तथा जल भी घर्षण बल लगाते हैं। जैसे देखो भाई, जैसे कोई भारी वस्तु है, ठीक है ना, भारी वस्तु जब हम धक्का लगाते हैं तो हमें उसको आगे खिसकाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके विपरीत एक बल कार्य करता है, वो होता है घर्षण बल। और वायु और जल भी घर्षण बल लगाते हैं। जैसे वायुवाहन है वो वायु की दिशा में उड़ती है, जबकि वायु की विपरीत दिशा में नहीं उड़ती, क्योंकि वायु की विपरीत दिशा में जब भी उड़ेगी या चलती है तो उस पर एक बल कार्य करेगा, जो कि घर्षण बल कार्य होता है। इसी प्रकार से देखो, जल में नाव चलती है या मछलियाँ तैरती है तो वो जल के बहाव की दिशा में ही
चलती है, ठीक है। उजल की विपरीत दिशा में वो वाहक नहीं बहती है, क्योंकि उसकी विपरीत दिशा में बल कार्य करता हुआ होता है घर्षण बल। घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक कौन से? देखो, चिकनी सतह पर घर्षण बल क्या होता है? कम होता है, जैसे केला का छिलका है। यदि पृष्ठ पर रुक्ष नहीं हो, यानी कि पृष्ठ यदि रुक्ष नहीं है तो वहाँ पर घर्षण बल क्या होगा? कम होगा। यदि दो पृष्ठों के बीच अंतःबंधन कम हो तो वहाँ पर घर्षण बल भी कम ही होगा। सर्पिक घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, लोडनी घर्षण सबसे कम होता है। अतः इनका घटता क्रम देखो कि भाई स्थैतिक घर्षण बल, सर्पिक घर्षण बल और लोडनिक घर्षण बल। तो स्थैतिक जो कि सबसे अधिक घर्षण बल होता है, इससे कम होता है सर्पिक घर्षण बल, और सबसे कम होता है घर्षण बल है वो लोडनिक घर्षण बल। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य भी होता है, यानी कि घर्षण बल कभी कभार तो हानिकारक भी होता है और कभी कभी घर्षण बल भी जरूरी है। जैसे देखो, घर्षण ना हो तो किसी चीज़ को पकड़ना संभव नहीं होता, इसलिए घर्षण बल आवश्यक है किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। जैसे कि चिकनी गिलास को पकड़ने के लिए घर्षण बल ही आवश्यक होता है, कुल्हाड़ी का हाथा पकड़ना, उसके घर्षण के कारण हम पकड़ पाते हैं। यदि घर्षण ना हो तो हम चल नहीं सकते, यानी कि यदि घर्षण नहीं हो या घर्षण बल नहीं हो तो हम पृथ्वी पर चल नहीं सकते हैं। चौक द्वारा बोर्ड पर लिखना, नुकीली वस्तु को या कील को दीवार पर लगाना बिना घर्षण का संभव नहीं है। सड़क और वाहनों के टायरों के बीच यदि घर्षण ना हो तो चलना असंभव हो जाता है। यदि घर्षण ना हो तो वस्तु गतिमान ही रहेगी। धागे में गांठ भी नहीं लगा सकते हैं, भवन निर्माण नहीं कर सकते, इसलिए घर्षण बल आवश्यक है। नहीं, वो तो है घर्षण बल के उपयोग पर। अब है घर्षण बल से क्या क्या हानियां होती है। देखो कि वस्तुएं घिस जाती है घर्षण बल के कारण। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है या होती है, जिससे माचिस की तिल्ली को किसी रुक्ष सतह से रगड़ने पर उसमें आग उत्पन्न हो जाती है। विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है, यानी कि ये घर्षण बल के कारण होता है। इसलिए घर्षण बल आवश्यक भी है और अनावश्यक भी है। अब देखो घर्षण बल को कम करने के तरीके, यानी कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कना, यानी जब कोई कैरम बोर्ड खेलता है तो उस पर पहले पाउडर छिड़का जाता है ताकि घर्षण बल कम हो और आसानी से खेल सकें। मशीनों में अन्य वस्तुओं के गतिशील भागों पर तेल, ग्रीस तथा ग्रेफाइट को लगा करके घर्षण बल को कम किया जा सकता है। किसी भारी वस्तु के पहिए लगा, कोई वस्तु बहुत ज़्यादा भारी है तो उसके पहिए लगा करके उसको घर्षण बल कम करके उसको आसानी से आगे खिसकाया जा सकता है। बॉल बीयरिंग को मशीनों की दूरी पर लगा करके घर्षण कम किया जाता है। वस्तुओं की आकृति बना करके, जैसे देखो वायुयान की आकृति के लिए मतलब इस प्रकार बन जाती है ताकि घर्षण बल कम लगे वायुयान पर। और तरलों में मछलियों के शरीर की संरचना इस प्रकार से होती है कि ताकि वे जल आसानी से तैर सकें और उस पर घर्षण बल कम लग सके, जैसे पक्षियों के पंख है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण बल भी कहते हैं। घर्षण को कम करने वाले पदार्थों को स्नेह कहते हैं। अब है दाब, यानी पहले हमने बल पढ़ा था, अब है दाब। किसी पृष्ठ के प्रत्येकांश क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। दाब को पी से दर्शाया जाता है, बल एफ होता है और क्षेत्रफल होता है एरिया। यानी कि किसी पृष्ठ के एक प्रत्येकांश क्षेत्रफल यानी कि एकांश क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्षेत्रफल अधिक तो दाब कम लगेगा, यानी कि क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब लगेगा कम, और यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब लगेगा ज़्यादा। जैसे देखो एक कुल्ली है तो कुल्ली द्वारा अपने सिर पर बड़ा कपड़ा रखता है तो उस पर सिर के पर दाब कम लगेगा, ठीक है, यानी उसको भार कम लगेगा। स्कूल बैग की पट्टियाँ चौड़ी बनी जाती है ताकि कंधों पर भार कम लगे। लोहे की कील पर हथौड़ा से प्रहार करने पर नुकीला भाग है और दीवार या लकड़ी में धंस जाता है, क्योंकि मतलब क्षेत्रफल कम है तो उस पर दाब अधिक लगेगा तो वह आसानी से दीवार के अंदर चला जाएगा। जैसे देखो ये खुली है, ठीक है, ये खुली वो चौड़ी मतलब पट्टियों वाला बैग तो इसके कंधों पर रखा हुआ है और ये मतलब ज़्यादा भार अपने सिर पर रखा हुआ है, लेकिन सिर के ऊपर देखो ये मतलब बड़ा कपड़ा रखा हुआ है ताकि इस पर भार कम लग सके सिर पर, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये देखो हथौड़ा है वो मतलब इस बड़े वाले क्षेत्र पर जोर मार जाता है तो ये जो नुकीला भाग है ना वो लकड़ी के अंदर धंस जाता है, क्योंकि इस पर बल ज़्यादा लगता है, इसका मतलब क्षेत्रफल कम है इसलिए इस पर बल दाब ज़्यादा लगता है। अब देखो द्रव्य तथा गैसों द्वारा दाब, यानी द्रव्य दाब लगाते हैं और गैस से भी दाब लगाते हैं। गैस से बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है, अर्थात वायु प्रत्येक दिशा में दाब लगाती है, ठीक है। द्रव्य भी बर्तन की दीवारों पर दाब डालते हैं। किसी बर्तन के पेंदे पर द्रव्य द्वारा लगाया गया दाब द्रव्य की ऊंचाई पर निर्भर करता है। यदि द्रव्य से बड़ा बर्तन तो दाब लगेगा उस द्रव्य द्वारा बर्तन के पेंदे पर दाब अधिक लगेगा, और यदि वो बर्तन आधा है पानी से भरा तो बर्तन के पेंदे पर दाब लगेगा कम। किसी बर्तन में समान ऊंचाई पर किए गए छिद्रों से समान दूरी पर गिरता है पानी, यानी कि क्योंकि छिद्रों पर समान दाब लगता है इसलिए पानी और समान दूरी पर जाकर गिरता है। जैसे ये देखो इनके चित्र, यानी कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया जाने वाला दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी कि इसमें देखो पानी कम है तो यहाँ पर दाब कम लेता है, और यदि इसमें देखो पानी ऊंचाई भी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर दाब ज़्यादा लगता है, यानी कि गुब्बारा ज़्यादा फुला हुआ है।
और आगे देखो ये बर्तन है, ठीक है ना, ये मतलब पानी की बोतल फुल भरी हुई है और इस पर समान ऊंचाई पर 4 छिद्र किए हुए हैं, ठीक है, जो कि समान ऊंचाई पर किए हुए हैं, यानी कि इस पर पानी का दाब बराबर लगता है, तो इसलिए पानी समान ऊपर जाकर गिरता है। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय वायु द्वारा लगाई गई दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। जो वायुमंडल में वायु होती है ना, उसके अंदर जो दाब लगाया जाता है वो कहलाता है वायुमंडलीय दाब। इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ पर लगने वाला गुरुत्वीय बल है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी इकाई क्षेत्र, यानी कि एक क्षेत्र पर लगने वाला वायु स्तंभ पर गुरुत्वीय बल है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। जैसे देखो कि अभी एक 15 सेमी से 15 गुना सेमी क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल है वो लगभग 225 kg होता है। और द्रव्यमान के किसी पिंड पर, यानी कि 225 kg द्रव्यमान को पिंड है, उस पर लगने वाला बल वो गुरुत्वीय बल के बराबर होता है। हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और ये बाहर के दाब को संतुलित कर लेता है, इसलिए हमारा शरीर पिचकता नहीं। यानी कि हमारे शरीर पे भी वायुमंडलीय दाब लगता है, लेकिन हमारे शरीर का वायुमंडलीय दाब है ना वो बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए हमारा शरीर वो पिचकता नहीं है। अब देखो ये प्रयोग द्वारा समझते हैं कि भाई वायुमंडलीय दाब कितना ज़्यादा होता है या कितना शक्तिशाली होता है। रबर का चूसक लें, इसे दबाकर वायु बाहर निकाल दे, किसे, चूसक में से, और कप पर रखने पर ये कप से चिपक जाता है चूसक, ठीक है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के कारण वो चूसक पर ये चूसक वो कप पर चिपक जाता है। और इसे खींचकर अलग भी किया जा सकता है, क्योंकि चूसक और कप के बीच वायु के कण कुछ रह जाते हैं और इसके कारण वो इसको हम खींचकर अलग भी कर सकते हैं। इसी प्रकार देखो, यदि चूसक और पृष्ठ के बीच में से समस्त वायु बाहर निकाल दी जाती है, यानी कि वायु उसमें नगण्य रहती है, ठीक है ना, तो चूसक को पृष्ठ से अलग करना संभव नहीं होता है, क्योंकि वे उस पर वायुमंडलीय दाब बहुत ही ज़्यादा लग जाता है, इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए वायुमंडलीय दाब है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे देखो ये है चूसक, ठीक है, इससे चूसक से पहले तो मतलब वायु बाहर निकाल कर के इस पर सीधे चिपका जाता है, तो ये मतलब चिपक जाता है और इसको वापस दूर भी कर सकते हैं। लेकिन जब इसमें से समस्त वायु को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि इसमें वायु नगण्य रखी जाती है, फिर उसको किसी मतलब समतल सतह पर चिपका जाता है, तो उसको दूर करना लगभग असंभव हो जाता है। इसी प्रकार से देखो ये दोनों तरफ घोड़े खींच रहे हैं किसी वायु रहित, यानी इसमें वायु होती है नगण्य, नगण्य वस्तु को घोड़े द्वारा खींचने पर भी इसको अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए वायुमंडलीय दाब बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे खींचकर आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने बल तथा दाब के बारे में अध्ययन किया, ठीक है ना, यानी कि बल क्या होता है, उसको किस प्रकार लगाया जाता है, और बल लगाने पर वस्तुओं के गति में वृद्धि होती है नहीं होती है, ठीक है ना, और बल लगाने पर वस्तु का गति परिवर्तन किया जा सकता है। और इसी प्रकार से दाब, ठीक है ना, दाब में प्रत्येकांश क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और इसमें वायुमंडलीय दाब कितना होता है और कितना नहीं होता है। कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। और अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।